boron family. Next exception is in बोरोन फैमिली। आपको पता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये हमारे पास में बोरोन के एलिमेंट्स है इन अ पर्टिकुलर ग्रुप 13 के ये एलिमेंट्स है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि आईपी का वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यहां पर ऐसे करने से, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है सर, राइट नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में आईपी का ऑर्डर है जो कि एक्चुअली में क्या हो जाएगा सर, हमारे लिए रॉन्ग है। इसको याद करने का मेन तरीका क्या है, साइज में मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम के मुकाबले में लगता था कि गैलियम का साइज बड़ा होगा, लेकिन 3D इलेक्ट्रॉन के भरने की वजह से, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वहां अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बढ़ गया था। एल्यूमिनियम का गैलियम का साइज इक्विवेलेंट हो गया था। यानी कि एक बात तो समझ में आ रही है कि गैलियम में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, गैलियम शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है सर। शील्डिंग इफेक्ट वहां पर पुअर था, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट नहीं था ना। मैंने क्या बताया था वहां पर, डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट क्या है सर, पुअर है, तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया था सर, बढ़ गया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, में एक्सेप्शन था, ऐसा ही एक्सेप्शन हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या होगा, 4f वाला मामला। 4f मतलब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज होना चाहिए। इसे याद रखने के लिए हम लोग एक नॉर्मल सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं सर। वो ट्रिक है हमारे पास में W। अब इस W से समझ में क्या आएगा हम लोगों को, इस W तो सबसे हाई पोजीशन है वो क्या डिनोट करेगा, आईपी ऑफ बोरोन। अब बोरोन के बाद एल्यूमिनियम में जाएंगे, साइज बड़ा होता है, इसकी वजह से आईपी क्या होगा, कम होगा। देखो इसके मुकाबले में इसका आईपी क्या है, कम है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एल्यूमिनियम के मुकाबले में गैलियम का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, साइज बढ़ता है। लेकिन ऑलरेडी जान चुके हैं साइज नहीं बढ़ा था, फोर्स बहुत बढ़ गया था, शील्डिंग इफेक्ट क्या था, बहुत ही पुअर था। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब आईपी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर गैलियम का क्या हो गया सर, गैलियम का बढ़ गया है। अब गैलियम से जाएंगे इंडियम के पास, इसमें भी 3D इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 4D इलेक्ट्रॉन है, तब तो ये ट्रेंड नॉर्मल हो गया। नॉर्मल ट्रेंड का मतलब है गैलियम से इंडियम के पास जाने का मतलब क्या है, आईपी वैल्यू फिर से क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा। मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम नॉर्मल ट्रेंड, गैलियम से इंडियम ये भी क्या है, नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम क्या हो रहा है, एक्सेप्शन है। और इस एक्सेप्शन के पीछे की वजह क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। अब इंडियम से थैलियम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या होगा, कम होना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ता होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि 4f में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से 4f का शील्डिंग इफेक्ट और भी पुअर है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट दिखता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल। यहाँ पर देखो इसका जो ये वैल्यू देखा गया बाद में, वो थैलियम का वो गैलियम से भी ज्यादा निकल गया सर। तो एक्चुअल देखो ऑर्डर कौन सा है, सबसे ज्यादा किसका है सर, बोरोन का, उसके बाद थैलियम का। थोड़ा सा ये वैल्यू को थोड़ा मैच करके देखिए, समझ में आ रहा है। बोरोन के बाद थैलियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद क्या है यहाँ पर, इंडियम। इस पूरे केस में हमारे पास में दो एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ पर, एल्यूमिनियम और गैलियम में। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो गया है कि गैलियम का आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गया है। दूसरा आंसर थैलियम और इंडियम में, कि इंडियम का जो आईपी है, सॉरी थैलियम का जो आईपी है वो इंडियम से क्या हो गया है सर, ज्यादा हो गया है। तो बोरोन फैमिली का जो यहाँ पर वेरिएशन है नॉर्मल ट्रेंड से बहुत हट करके है, और एक्सेप्शन का वजह यहाँ पर दो है, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन एक जगह में नहीं दिखा मुझको, दो जगह में दिखा।
कॉपी कर लीजिएगा। बात समझ में आई सर आपको? एल्यूमिनियम और इंडियम में ये ज्यादा नीचे कौन है? एक्चुअली में एल्यूमिनियम के मुकाबले में इंडियम का कम सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि वहां पर नॉर्मल ट्रेन में जो साइज है वो 2-2 ऑर्बिट का बढ़ गया है। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से है सर? थर्ड पीरियड से, जबकि वो कौन सा पीरियड में है? फिफ्थ में। तो वहां एक साथ दो इफेक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन ऑर्बिट भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ने से ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा हो गया? 2 ऑर्बिट का बढ़ना। एक ऑर्बिट के बढ़ने के इफेक्ट को तो ये नलीफाई कर दिया था अपना अट्रैक्टिव फोर्स से, लेकिन इसके और इसके कंपैरिजन में 2-2 ऑर्बिट बढ़ गया ना, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सप्रेस हो गया और साइज इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेंट हो गया। इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि करीब तो है लेकिन इंडियम फिर भी क्या है? डाउन है। बात समझ में आ रहा है? तो इतना हुआ। ये हमारा सेकेंड एक्सेप्शन था, बोरॉन फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको याद होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 सीरीज है हमारे पास में, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D से 4D में जाते हैं वहां पर नॉर्मल साइज इफेक्ट होता है, लेकिन 4D से 5D में जाते हैं तो वहां पर अचानक से क्या होता है? 4F का कंट्रीब्यूशन भी देखा जाता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और वहां पर क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, मैं यहां दिखाता हूं सर, 3D, 4D और 5D। 3D जो है हमारा 4th पीरियड में है और 4D हमारे 5th पीरियड में है, ये 5D हमारे 6th पीरियड में। एक के बाद एक नीचे जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप हमारा आईपी का क्या एक्सपेक्टेशन है सर? डिक्रीज होने का, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाला होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन वाला मामला हमें कहाँ दिखा बाबू? ये वाला मामला दिखा इस केस में 4F का कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी क्या है? बहुत ज्यादा हो गया है। जितना नीचे जाएंगे उतना हेवियर एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट का मतलब है कि न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा बिकॉज प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो ये वाला चीज एक्चुअली में बढ़ करके यहाँ आ जाता है, यानी कि 5F वाले एलिमेंट्स का आईपी वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद 3D वाला है, उसके बाद क्या है सर? 4D वाला है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, रीजन क्या है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, क्या कर दिया मैंने? अच्छा, यहाँ पर गलती हुआ, ये जो यहाँ पर लाइट लगा हुआ है ना, वो हल्का सा प्रॉब्लम कर रहा है, देखें मुझको ही रिफ्लेक्ट करवा रहा है। क्या ये हुआ? हमने पीरियोडिक टेबल के अलग अलग ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स को देख रखा है। हमने पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज और 4D सीरीज के एलिमेंट को देख रखा है। तो इनमें से एलिमेंट को सबसे पहला काम क्या होगा? पहचानना। जब आपको सीरीज दिया जाएगा और बोला जाएगा बताइए कौन सा सीरीज सही है कौन सा गलत है, तो एलिमेंट्स को देख के पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन से पीरियड से बिलोंग करता है या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, या फिर वो किसी लैंथेनाइट सीरीज का हिस्सा है या 3D 4D सीरीज का हिस्सा है। ये देखने के बाद यहाँ पर ये सब चीजों को क्या करना है? हमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए पीरियोडिक टेबल को बार बार देखने की आदत डालें। ये चैप्टर सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्डिंग में भी, ऑर्गेनिक में भी इनका प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई आइडिया है क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बताइए। द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप बोलिए।
जितना एनर्जी छोड़ना पड़ता है, आपने कहा देना पड़ता है, कौन बोला देना पड़ता है? बोलिए। देना पड़ता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या बोलते हैं सर? सेम। देखो आप क्या बोलना चाहती हो? देना पड़ता गलत है, इलेक्ट्रॉन वाला मामला सबने सही बोला। जोर से बोलिए। सही या गलत वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट मन में आए उसको शेयर करें हमारे साथ, तभी तो। अगर सही होगा तो अप्रिसिएशन, गलत होगा तो करेक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या बोलना चाहिए बोलो। एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब। आपने भी यही कहा कि जो अगर एनर्जी देना होगा तो वो एटम क्या करेगा? एब्जॉर्ब। आप क्या बोल रहे थे सर? रिलीज। आइए देखते हैं क्या मामला हो रहा है। सपोज कर हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट है, हम दो अलग अलग हिस्सा में दिखा रहे हैं इसको। हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट है ए, और वो अपने गैसियस फेस में है, इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसने क्या बना लिया सर? ए गैसियस फॉर्म में माइनस। तो जाहिर है फॉरेन इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया है, अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा फॉरेन इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने? एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन को बुलाने के लिए उसके पास में जरिया कौन सा है? जरिया एक ही है, खुद उसका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में प्रोटॉन है और प्रोटॉन में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है तो वो उसे अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद में जब उसे अपने ऑर्बिट में रखता है, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द केस में एनर्जी रिलीज होता है। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द केस में, ऑल ऑफ द केस में नहीं। उस हिसाब से तो पार्शियली आप भी सही है और पार्शियली आप भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन है? एनर्जी रिलीज। तो ये एनर्जी रिलीज कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में क्या है? स्टेबल होना चाहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड और एक टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लास 10 में जब आपने पढ़ा था उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म था। ये दोनों टर्म का डिफरेंस समझ में आता है आप लोगों को? एक चीज को समझे अच्छे से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये एक खासियत है जहां पर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास में बुलाता है, खींचता है। लेकिन अगर वो खींचेगा तो कहां रखेगा? अपने वैलेंस शेल में, वैलेंस ऑर्बिट में रखेगा। उस समय उस एटम को एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। जो एनर्जी चेंज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक चीज एनर्जी का वैल्यू है और पहला चीज क्या था? बस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज हम लोग शॉपिंग करने गए और शॉपिंग के समय कोई चीज हमें बहुत पसंद आ गई, ठीक है? अब अगर पसंद ज्यादा आ गई है तो उसको लेने के लिए हम क्या बहुत ज्यादा बार्गेन करेंगे? नहीं करेंगे। सामान पसंद आ गया है तब उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को क्या करेंगे? हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा है चीज के लिए तो खर्च करने को क्या है? रेडी है। वही काम वहां पर एटम भी कर रहा है। अगर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी ज्यादा है तो उसे हासिल करने के लिए वो कोई भी कीमत चुका देगा। कहने का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। हम लोग भी क्या करते हैं? अपने पैसों को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ना। तो ऐसे कनेक्ट करके रखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द केस में क्या है? एनर्जी रिलीज है, ठीक है ना। लेकिन कौन से केस में पॉजिटिव होगा? मैंने कहा पार्शियली आप भी सही हो। पॉजिटिव उस केस में होगा जहां पर एटम के पास में फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेने को चाह नहीं रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती दीजिएगा, उस केस में वो इलेक्ट्रॉन भी लेगा, एनर्जी भी लेगा। बात समझ में आ रहा है? आप बच्चे को खाना खिला के देखो और उसको बोलो कि खा लो, हालांकि फायदा उसका है, लेकिन बावजूद बच्चे जिद करते हैं कि भाई नहीं खाएंगे। फिर उसको रिश्वत देना पड़ता है कि ठीक है अभी खाना खा लो, बाद में घूमने चलेंगे। होता है ना? आपने खाना भी दिया और साथ में एक और काम करके दिया बच्चों को। तो लेकिन आम जिंदगी में क्या होता है? आप होटल में खाना खाओगे, बंदे आपको घुमाने लेके जाएगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो बच्चे के साथ में ऐसा काम क्यों हो रहा है? उसको खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। इनर्ट गैस वैसा ही बच्चा है हमारे पास में। इनर्ट गैस के पास में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है। आप उसमें जबरदस्ती के लिए अगर इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो फिर वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा।
तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एज वेल एज अब्सॉर्ब on the addition of electron in the valence shell of an isolated gaseous atom. Most of the case में क्या होता है सर? नेगेटिव होता है, और जहां पर फुलफिल्ड है वहां क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। अभी क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस उसका चाहत है इलेक्ट्रॉन को लेने का, और उसके चक्कर में जो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतना बात क्लियर है? ये वाला कॉपी कीजिएगा, और इसके ये नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को इस एंगल से? सारा कोई इंसान अगर एक ही तरफ में आ जाए तो अच्छा होता है ना। आगे आ जाओ, बेहतर होगा। आप भी वहां पर शिफ्ट हो जाओ उस वाले में। नहीं ठीक है, तुम तो ठीक ही हो, वो लोग आगे आ जाएंगे। यहाँ से दिख रहा है तो बस सही है, क्योंकि एंगल की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और कोई मसला नहीं है। ये कॉपी किए सर? इस केस में डेल्टा ई जी एच इक्वल टू, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में ऐड कर रहे हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर कोई एटम ऑलरेडी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है गैसियस फॉर्म में, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा सर? a टू द पावर में 2 माइनस। इस केस में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? रीजन है रिपल्शन। पहले तो उसका न्यूक्लियस हो सकता है अट्रैक्ट करता हो, तो वो एनर्जी रिलीज करने को तैयार है। एक बार इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, अब इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी मौजूद अनायन के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इस आयन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो चुका है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी क्या होगा सर? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास में डेल्टा ई जी एच जो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए है, वो हमेशा क्या होगा सर? पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट सेकेंड वाला, थर्ड वाला एंड कॉन्सेक्यूटिव ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? नीचे एक लाइन मेंशन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is always positive. Electron gain enthalpy is always positive for those elements in which valence shell are fulfilled और हाफ फिल्ड। फुलफिल्ड वाले कौन से होते हैं सर? इनर्ट गैस। तो इस स्टेटमेंट के साथ में ये बात भी बोल सकते हैं हम लोग कि इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव डेल जी वैल्यू। सिर्फ यही लोग नहीं, ग्रुप 2 में एलिमेंट को क्या कहते हैं सर? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2। इन लोगों में क्या होता था? इन लोगों का मतलब होता है NH2 और NP6। और यही हमारे पास में अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें क्या होता है? NH2। इनका भी ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल्ड। तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इनका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होगा। तो इस केस के लिए भी दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल क्या है? H। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन के बारे में क्या कहिएगा सर? पॉजिटिव या नेगेटिव? वाई पॉजिटिव? नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। नॉट ओनली हाफ फील्ड बल्कि उसके कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन उसके 2p ऑर्बिटल में डालते हैं ना,
तो ये आने वाला इलेक्ट्रॉन बाकी के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, इस वजह से भी उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। मेंशन कर दीजिएगा, नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड 2p3 configuration, stable half filled 2p3 configuration and compact size। compact size मतलब के छोटा साइज है। इतना बात समझ में आया? इन लोगों का क्या है सर, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से राइट में क्या ट्रेंड होता है और टॉप टू बॉटम में क्या ट्रेंड होता है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएशन इन ग्रुप, जब कभी भी हम लोग ग्रुप की बात करेंगे क्या कहेंगे सर, टॉप टू बॉटम सोचना है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ आइटम क्या होता है सर, बढ़ता है। साइज ऑफ एटम अगर बढ़ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, कम होगा। जितना कम खींचेगा उतना वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं वो दरअसल नेगेटिव वाले की बात कर रहे हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है, एनर्जी रिलीज। तो डाउन द ग्रुप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना है सर, कम होना है। मतलब पहले वाला अगर एटम मान लो 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है, उसके बाद वाला एटम क्या करेगा, माइट भी उससे कुछ कम 80 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। उसके नीचे वाला एटम क्या करेगा, उससे भी कम, माइट भी 50 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। सबके साइन में क्या होगा, नेगेटिव। मेंशन करेंगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेंशन करें। डाउन द ग्रुप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसके पीछे का वजह क्या है सर, साइज का बढ़ना मेन चीज है। हालांकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है लेकिन साइज इतना दूर हो जा रहा है कि उसका अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, डिक्रीजेस। इतना हुआ। यही बात अगर हम लोग पीरियड वाइज करें बाबू, पीरियड वाइज वेरिएशन इन पीरियड, वो भी कैसे, लेफ्ट से राइट। पीरियड में हमेशा वेरिएशन कहां से देखते हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है सर, डिक्रीज करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी क्या हो रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मेंशन करेंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस across the period due to decrease in size and increase in effective nuclear charge। Z effective भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इतना बात तो क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, इसमें एक्सेप्शन नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। अगर हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा दे दो बाबू, हमारे पास में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सही लिखा है, नियोन को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास में, नियोन। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है सबसे कम किसमें होगा, लिथियम में, उससे बाद ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम में, फिर बोरॉन में, फिर कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में, सो ऑन। मगर वो ऑर्डर गलत होगा। हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसीडर कर रहे हैं सर। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर किसी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम लोग कम समझेंगे। क्या समझेंगे, कम, क्योंकि वो तो निकाल नहीं रहा है, उल्टा क्या कर दे रहा है, एब्जॉर्ब कर दे रहा है। तो इसका एक्चुअल देखो ऑर्डर कौन सा है,
ये है इसका एक्चुअल ऑर्डर, कॉपी करें इसे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। कॉपी करें, फिर इसके पीछे का रीजन और इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखो एट द एंड हमें करना क्या है, एग्जाम में ऑर्डर ही तो पहचानना है, उसका रीजन आपसे इन जनरल नहीं पूछा जाता है। रीजन पता होना चाहिए ताकि क्या करें हम लोग, सही ऑर्डर पिक कर सकें। तो इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा मैं और इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी बताता हूं। हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, सबसे कम लिथियम, लेकिन लिथियम देख लो कहां पहुंच गया है, इतना आगे पहुंच गया है। सबसे ज्यादा हम लोग क्या सोच रहे थे, नियॉन, लेकिन वो कहां गया है, सेकेंड में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होता है, हैलोजेंस में। क्योंकि हैलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो चाहते हैं कि फौरन से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबल हो जाए, इसलिए वो किसी भी कीमत पे ये काम करने को तैयार है। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसको लिख के रखा है मैंने, फ्लोरीन को, अपने पीरियड का एक्सट्रीम लेफ्ट है। देखो इसके याद करने के लिए हम लोग एक कहानी बताते हैं। बेटे ने ना बोल कर, देखो मैंने यहां क्या लिखा है, बेटे मतलब क्या है हमारा बेरिलियम, ने मतलब के कौन, नियॉन, ना मतलब के कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन, बोलकर मतलब बोरोन। ठीक है ना, अब यहां पर कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। तो यहाँ पर लड़की के लिए कौन सा हमारे पास में सिंबल है, Li, लड़की वहां पर Li है। लड़की को, तो यहाँ पर को में जो है CO को मैंने को कह दिया है, कार्बन ऑक्सीजन मिला दिया, फंसाया मतलब कौन बाबू, फ्लोरीन। तो ऐसे से हमें याद होगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारे पास में ये जो 3 एलिमेंट है सर, ये 3 एलिमेंट, इन तीनों का ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाले ट्रेंड में क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, है ना, इसीलिए उसको यहाँ रख दिया गया है। और बाकियों में नॉर्मल ट्रेंड ही ऑलमोस्ट फॉलो कर दिया गया है। क्लियर है, यही चीज अगर मैं करना चाहूं किसमें, थर्ड वाले पीरियड में, हमारे पास में थर्ड पीरियड में कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर क्या बाबू, आर्गन। नॉर्मल ट्रेंड ये फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, फुलफिल निकल जाएंगे, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से नेगेटिव वाले सीरीज में वो कहाँ चले जाएगा सर, सबसे कम में। याद रखना, जिनका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है सर, 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। जिनके पास फुलफिल्ड है उनको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। क्लियर है, आइए इसका सही क्या है वो लिखता हूं मैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, कॉपी कर लीजिए। मैग्नीशियम, आर्गन, एल्यूमिनियम, सोडियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बता रहे हैं, कोशिश कीजिए कि याद हो जाए, बेहतर होगा। ठीक है, कोई हंसेगा नहीं भाई, ठीक है।
मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने और मतलब कि यहाँ पर आर्गन, अलका ने, अलका कौन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी मतलब कि सिलिकॉन और शादी का कौन है यहाँ पर, सल्फर, और कर ली को हम लोग जो है Cl से शो कर सकते हैं, Cl क्लोरीन, कर ली सुनने में एक जैसा है। मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, ठीक है ना। अब कोई ये ना पूछे भाई कि अलका कौन है, मैं नहीं बताऊंगा, इट इज टॉप सीक्रेट, सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे अलका अच्छी लगी एल्यूमिनियम के लिए। खैर, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। इसमें भी देखने वाली बात क्या है, दो दो पॉइंट को आप नोटिस कर सकते हैं। एक पॉइंट तो हमारे पास में ये है सर कि आर्गन और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैस, ये लोग फुलफिल्ड वाले फैमिली से है, इनका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पिछली बार भी वही था भाई, बेटे ने वहां पहुंच गया था बोलो। यहाँ पिछली बार में नाइट्रोजन था हाफ फील्ड वाला, इसमें काफी आगे चले गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर फास्फोरस में भले ही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं है। अब ऐसा क्यों हो गया, मैंने कहा था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने के पीछे दो रीजन है, एक तो हाफ फील्ड, दूसरा कॉम्पैक्ट। हाफ फील्ड की वजह से वो अपना स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता, और कॉम्पैक्ट है तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद में क्या हो रहा है, रिपल्शन। ये दोनों ही वजह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेने से मना कर रहा है, इसलिए वो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव कर रखा है। किसने, नाइट्रोजन ने। फास्फोरस का मामला ये है कि फास्फोरस के पास में 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, साइज भी क्या है, रिलेटिवली बड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो पहले तो वो मना करेगा कि भाई हम ऑलरेडी हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आ जाता है इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन का कोई फैक्टर वहां पर काम नहीं कर रहा है, बिकॉज उसका साइज क्या है, रिलेटिवली बड़ा है, उसमें रिपल्शन बहुत ही मिनिमम है। तो इस वजह से इसका हाफ फील्ड होने के बावजूद भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। हाँ, बहुत ही छोटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बहुत ज्यादा ये रिलीज नहीं करता। स्टिल एन के मुकाबले में क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है ना। इस बात को अलग से मेंशन कर दीजिएगा। फास्फोरस हैव स्मॉल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फास्फोरस हैज स्मॉल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि वो रिलीज करेगा बहुत ही कम वैल्यू से रिलीज करेगा। इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कहानी ये है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है सर, घट जाता है ना, क्योंकि भाई इसका साइज बड़ा है, अट्रैक्शन का चाहत कम हुआ है, तो एनर्जी भी क्या करेंगे हम लोग, कम रिलीज करेंगे। क्या बोले बाबू, इतनी जो बात मैंने बताई समझ में आ रही है तो ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। एक्सेप्शन यहाँ पर दरअसल ये हो जाता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड पीरियड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड, बोलिए किसका ज्यादा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो घटता है। पहले नॉर्मल ट्रेंड से बात करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है सर, घटता है। तो ऊपर वाला पीरियड जो है वो तो ऊपर वाला हिस्सा में है, थर्ड पीरियड कहाँ आ गया, नीचे में, घटना चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड लग रहा था, लेकिन फैक्ट ये है कि यहाँ पर थर्ड पीरियड वाले का ज्यादा हो जाता है और सेकेंड पीरियड वाले का कम है। हालांकि साइज में क्या समझ में आ रहा था हम लोगों को कि उल्टा होना चाहिए। यहाँ पर अगेन आपको दो बात को समझना होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दोनों सेम नहीं है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि अट्रैक्ट करने के बाद एनर्जी खर्च करना। डाउन द ग्रुप एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रहा है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एफिनिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा। इस केस में कहानी ये हुआ है, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी की वजह से, तो वो उसमें जाकर के ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद में स्मॉल साइज वाले सेकेंड पीरियड एलिमेंट में, जैसे कि फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। छोटे से एरिया में पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया है, उसकी वजह से क्या हो गया सर, रिपल्शन। तो यहाँ पर दो फैक्टर एक साथ काम किया है, पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बुलाया है, और फिर दूसरा क्या हुआ है, रिपल्शन करके भगाना चाह रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या देखेंगे कि अट्रैक्शन का या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो रहा है। जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड पीरियड में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा कम है, बुलाने का टेंडेंसी क्या है, थोड़ा सा कम है, लेकिन आने के बाद में रखने के लिए जगह है, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, एकदम मिनिमम नेग्लिजिबल। वजह क्या है सर, इसका 3p ज्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पर वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी है। वेकेंट 3d ऑर्बिटल होने की वजह से नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्पर्स कर सकता है। बात समझ में आया? अब इस चीज को याद करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके अपने लाइफ से, ठीक है। सपोज करो आपका दो अलग अलग फ्रेंड है और दोनों का किसी एक पर्टिकुलर मंथ में बर्थडे है, दोनों ने ही आपको इनवाइट किया है। एक ने आपको इनवाइट किया ओवर द फोन कि भाई मेरा बर्थडे है, आ जाइए। आप भी खुश रह जाएंगे, क्या मसला है, लेकिन थोड़ा सा आपको बुरा लगा कि क्या तरीका, फोन में इनवाइट किया है, मिल नहीं सकता था क्या मुझको। दूसरा फ्रेंड आपको आपसे आके मिला है और आपको फिर इनवाइट किया है कि इस दिन मेरा बर्थडे है, ज़रूर आना। दूसरा बोला आ जाइए, बताए वहीं कैजुअली बर्थडे है, आ जाइए, और ये क्या कर रहा है, इज्जत से बुला रहा है कि आप ज़रूर आना, ठीक है। आप कहाँ जाओगे, ज़रूर आना में जाओगे। लेकिन जब ज़रूर आने वाले के पास जा रहे हो, जिस पर्टिकुलर जगह में बर्थडे पार्टी चल रहा है, वहाँ इतना भीड़ है कि आपको एंट्री का जगह नहीं मिल रहा है। इतना भीड़ है आपको एंट्री का जगह नहीं मिल रहा है, और जिसका बर्थडे पार्टी उससे तो मुलाकात ही नहीं हुआ, फिर तो आप क्या फील करोगे, इंसल्टेड, ये क्या तरीका हुआ भाई, इतना प्यार से बुलाया और फिर एंट्री नहीं दे रहा है मुझको। और दूसरा आदमी से आपको फ़ोन किया था, जब वहाँ गए हैं तो एंट्री भी आराम से हुआ है, आपको जगह भी बहुत मिला है घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम से आप कहाँ जाना चाहोगे, जो फ़ोन में ही दावत दिया भाई वही सही। यही केस यहाँ हुआ है। अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, कंपेयर करके दिखाऊं फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यहाँ पे कितना होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, 1s2 2s2 एंड 2p5। इसका छोटा साइज की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। आपसे मिल के बुलाया है ये कि दावत में जरूर आइएगा, और इसके मुकाबले में ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका थोड़ा साइज बड़ा हो गया है सर। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, थोड़ा कम है। तो ये आपको फोन करके बुलाया है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दोनों ही तरफ में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो रहा है, स्मॉल साइज 2p ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से वही वाला मामला होगा जो आपके साथ में हुआ था कि एंट्री करने को जगह नहीं मिला, रिपल्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो रिपल्शन भी ज्यादा। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कि उतना आने का मन नहीं कर रहा है, चलो ठीक है आ गए। और यहाँ कहानी क्या है, रिपल्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टहलने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को शिफ्ट करने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। पार्टी में गए तो वहाँ पर लॉन भी है घूमने के लिए, खाइए और टहलिए। बोलिए कहाँ जाइएगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खुश कहाँ हो गया,
क्लोरीन में। और ये सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन का केस नहीं है सर, सारे सेकंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का एलिमेंट का सीक्वेंस है। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं ऑक्सीजन और सल्फर में, किसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा? सल्फर का। अगर मैं बात करूं कहाँ गया, कार्बन और सिलिकॉन का, क्या मामला हो जाएगा? कुछ मिसिंग है यहाँ पर। अच्छा ये तो नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस का। कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन का ज्यादा होगा। तो ये बात क्लियर है। मैंने अब तक क्या लिखवाया आपको? तो इस केस में कहानी क्या है सर? यहां पर इस केस में हमारे पास में स्मॉल साइज है, इसलिए रिपल्शन का फैक्टर है। क्या है सर? अट्रैक्शन है, मगर साथ में क्या है? रिपल्शन का फैक्टर है। जबकि इस वाले केस में रिपल्शन है ड्यू टू वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स। यस और नो? बात समझ में आ गई? अगर हम लोग सीक्वेंस लिखना चाहें हैलोजन फैमिली का, तो हैलोजन फैमिली को अगर नॉर्मली लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होता है सर? कम होता है। लेकिन इस कम में हो क्या रहा है? Cl इधर को और F यहाँ को। तो ये Cl सबसे ज्यादा, F उससे कम, Br में उससे कम और यहाँ पर उससे भी कम। तो यहाँ पर Bri में नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मेन फैक्ट साइड में मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली में कहानी क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस है। किससे बाबू? क्लोरीन से। ये चीज मुझको दिख भी रहा है यहाँ पर। यही कहानी मैं अगर करता हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, पोलोनियम को साइड कर देते हैं, रेडियोएक्टिव, इन चारों के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज देखा गया, एक्सेप्शन के अलावा भी एक और इफेक्ट है कि सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर का। ये नॉर्मल बात समझ में आ गया है। ऑक्सीजन का नहीं हुआ, ऑक्सीजन का इतना कम हो गया है कि सबसे एंड में हो गया है। अब इसके पीछे का एक नया रीजन क्या है वो बताता हूं मैं। एक तो रिपल्शन था ही था फैक्टर, तो उस हिसाब से कम होना चाहिए था ऑक्सीजन का। इतना कम होने के पीछे वजह क्या है कि ऑक्सीजन का नेचर बहुत ही कॉम्पैक्ट है, वो आपस में बॉन्डिंग कर लेता है। छोटा तो है ही है, मगर क्या है? आपस में बॉन्डिंग कर लेता है। ऑक्सीजन कैन मेक पाई बॉन्ड्स, और ये वाला कहानी जो है फ्लोरीन में नहीं था। तो इसका ये अब्रप्ट में से भी एक्स्ट्रा अब्रप्ट क्यों हो गया यहाँ पर? ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ओ एटम। कॉम्पैक्ट नेचर का मतलब है कि वो अपने आप में ही खुश रहने का टेंडेंसी कर रहा है, साइज बहुत छोटा है और अपने आप में बॉन्डिंग कर सकता है। इतना बात समझ में आया? तो यहां पर हम लोग क्या क्लियर किया सर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मामला दरअसल ये है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा नेगेटिव है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। इस बात को नीचे मेंशन कर दीजिए। हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम, greater will be higher the electron affinity of an atom, greater will be the release of energy on addition of electron।
that is delta EGH becomes highly negative, मतलब बात समझ में आती है कि नहीं? EA ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए वो किसी भी तरह से हाई अमाउंट में एनर्जी चुका के भी इस चीज़ को वसूल करेगा। ठीक है, अपने अपने पीरियड में हाईएस्ट किसका होता है? हैलोजेंस का। इस बात को मेंशन करें, हैलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, halogens have highest negative electron gain enthalpy in their respective period. Highest negative electron gain enthalpy in their respective period. ठीक है, अब इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आइए कीजिए, बोलिए बाबू। नहीं, रिपल्शन वाला फैक्टर तो वहाँ और भी खत्म है सर, क्योंकि सोच के देखिए ना कि ब्रोमीन का साइज जो है वो और भी बड़ा है। हमारा फ्लोरीन के पास में 2p था, क्लोरीन के पास में 3p है बैकेंड 3d के साथ में। ब्रोमीन के पास में क्या होगा? 4p के साथ में 4d 4f दोनों खाली आता है, तो उसके पास तो यौन और भी बड़ा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिपल्शन फैक्टर नहीं है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम है, तो साइज इतना बड़ा हो गया है वो एकदम भी नहीं बुझा रहा है। इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एकदम भी कम है। अगर मैं आपको इसका वैल्यू दिखाना चाहूं, देखो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है -328 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन के लिए ये वैल्यू होता है -349 किलो जूल पर मोल, और ब्रोमीन के लिए ये वैल्यू होता है अराउंड 326 किलो जूल पर मोल। आयोडीन के लिए होता है -295 किलो जूल पर मोल। आप साइन को मत ध्यान दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ध्यान दीजिए। साइन क्या दिखा रहा है? सिर्फ रिलीज, सब कोई रिलीज कर रहा है। अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जरूरत इन्हीं लोगों को है, तो ये हर कोई क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा रिलीज कौन की है? ठीक है ना, और फ्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा का फर्क नहीं है, सॉरी फ्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा का फर्क नहीं है, उसके बाद ही सबसे कम कर रहा है। लेकिन ये भी डिफरेंस फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रीजन क्या है यहाँ पर? इन सभी को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि वो नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसे स्टेबल हो जाए। बात समझ में आया? तो ये वैल्यू हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको लिखने कभी नहीं आएगा। ये वैल्यू बस उस ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल है। जो ट्रेंड लिखा है वैल्यू भी हमें वही बता रहा है। बात समझ में आया? चलो, हमें क्या कह रहा है बच्चा? कुछ क्वेश्चन करना है ना। देखें, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of the following sets of element, following sets of elements। कुछ सेट निकाल के देते हैं, देखिए। नंबर 1 में कार्बन एंड सिलिकॉन, किसका ज़्यादा किसका कम, वो देखने वाली बात है। नंबर 2 में सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट। नंबर 4 में लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन, कार्बन। अच्छा, 2 के बाद सीधा 2 4 कर दिए मैंने। इसके अलावा ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। 5 नंबर में सोडियम, सिलिकॉन,
क्लोरीन, मैग्नीशियम, आर्गन। ये 5 हमने अलग अलग एलिमेंट्स के सेट दे दिए हैं। अब उन्हें हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये हमारी मर्जी फिलहाल के लिए, अदरवाइज एग्जाम में जैसा वर्ड आएगा उसके हिसाब से अरेंज करना होगा। ठीक है, आइए देखिए, कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा कि कार्बन का ज्यादा? सबसे पहले सोचना होगा ये क्वेश्चन कौन सा एक्सेप्शन से या किस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है। तो हमारे पास में है कार्बन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और हम लोगों ने कुछ देर पहले लिखा है कि थर्ड वालों का भले ही EA कम है मगर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या है सर? ज्यादा है, क्योंकि वहां पर रिपल्शन का फैक्टर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 का कार्बन का कम है और सिलिकॉन का ज्यादा है। या फिर लिख सकते हैं इस तरह से, हम लोगों ने दोनों ही ऑर्डर लिख दिया, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर। देख लीजिए सही है तो नहीं दिख रहा है? कार्बन लेस देन सिलिकॉन और उसका उल्टा कर दिया मैंने, सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन। आगे यहाँ लिखते हैं, फिर नीचे दिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सा है सर? लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये लोग कहाँ से है सर? अच्छा, नंबर 2 ये सिलिकॉन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ग्रुप से हैं। 3 एलिमेंट कहाँ है सर? ग्रुप से है। जनरल ट्रेंड हमें क्या बताता है कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कमेगा। जनरल सोचो फिर याद करो एक्सेप्शन। तो जनरल के हिसाब से क्या होगा? सबसे ज्यादा हमारे पास में ऑक्सीजन का होना चाहिए था, फिर सल्फर का उससे कम, फिर सेलेनियम का उससे कम। लेकिन फैक्ट ये है कि सल्फर का ज्यादा, सेलेनियम का उससे कम, ऑक्सीजन का ज्यादा होने की बात थी, मगर कॉम्पैक्ट साइज की वजह से क्या हो गया था? वो सबसे आखिरी में आ गया था। ये हमारे पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसी को इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं बाबू। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट कौन सा है? लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये सारे के सारे सेम पीरियड के सेम ग्रुप, सेम पीरियड। कौन सा पीरियड? सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में या थर्ड पीरियड कुछ भी कहें, हम लोग कॉमन ट्रेंड ये जानते हैं कि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। लेकिन ये सीक्वेंस इतना सिंपल नहीं था। वहां हमने एक स्टेटमेंट दिया था, नहीं हाफ फिल फुलफिल नहीं, याद रखने के लिए एक की लाइन दिया था, बेटे ने ना बोलकर। बेटा नहीं, देखो आपको बेटा नहीं है, ठीक है? बेटे ने ना बोल, सीधा बोलकर आया पहले। सबसे कम कौन है? बोलकर। लड़की को मिल गया, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया वाला एफ नहीं दिया हमको, कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? बेटे ने ना बोल के लड़की को फंसाया, उसके हिसाब से हम लोगों ने सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का प्रॉपर ऑर्डर जान लिया। ये जो सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, ये वाले वो पीरियड से कि ग्रुप से है? ग्रुप से है। अभी मैंने इसका लिखा था, सबसे ज्यादा क्लोरीन, उससे थोड़ा कम फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। कर लीजिए खुद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वन इज क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड द लीस्ट इज आयोडीन। ये हमने किसमें लिख दिया सर? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप इंक्रीजिंग भी बगल में लिख के रखें, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये आया है कि आपको 4 चीजों का ऑर्डर गिवन है, बोला गया कौन सही कौन गलत। तो वो ऑर्डर इंक्रीजिंग में भी दे सकते हैं और डिक्रीजिंग में भी दे सकते हैं। तो दोनों का ही आदत बना हुआ होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखो सवाल में क्या दे दिया मैंने?
सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आर्गन, ये पीरियड में है कि ग्रुप में है? ये थर्ड पीरियड, दोनों में है। सब तो बाबू यहाँ पर थर्ड पीरियड वाला है ना। देखो 11, 12, 13 छोड़ करके 14, 15, 16 छोड़ करके 17 फिर 18, ये थर्ड पीरियड वाला है। इसमें क्या हुआ था? इसमें मैंने और अलका ने कुछ किए था, है ना, प्यारी सी शादी कर ली थी। तो देखो मैंने यहाँ मैंने नहीं मिला, मैंने नहीं मिला, मगर कौन मिल गया? मैंने और है मैंने, अच्छा हाँ मैंने है वहां पर, चलो ठीक है। मैग्नीशियम है बाबू, अरे खत्म हो ना बाबू। मैग्नीशियम सबसे कम, उसके बाद कौन? आर्गन, मैंने और अलका यहाँ पर नहीं है। अलका ने कहाँ गया? सोडियम है, अलका ने प्यारी सी, तो वहां पर फास्फोरस नहीं है, सिलिकॉन, सल्फर नहीं है, कौन आ गया? तो उस स्टेटमेंट्स में कुछ है कुछ नहीं है, पूरा पूरा सीरीज आया जरूरी नहीं है, एलिमेंट का कुछ कुछ पोर्शन भी आ सकता है। क्लियर है? तो एक बार एक्सेप्शन को पकड़ लिए अगर और प्रैक्टिस कर लिए, तभी वो एक्सेप्शन आपके दिमाग में स्टोर होगा परमानेंटली। वरना ये सब जो जानकारी है वो अभी पढ़ेंगे, हो सकता है बाद में भूल जाए, तो भूलने नहीं, इसके लिए बार बार उसको यूज करना होगा। हो गया तो 5। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। I think you guys know about it. What is electronegativity? बताइए बाबू क्या हो सकता है? इन अ बॉन्ड, ये किसी भी एटम का वो रिलेटिव टेंडेंसी है जहां पर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, एक्चुअली में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास में खींचता है। अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी एटम में कौन प्रोवाइड करता है? उस एटम का न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा उसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव कह देते हैं, है कि नहीं? स्टेटमेंट और लिखिएगा यहाँ पर, इट इज रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, it is relative tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself, shared pair of electrons towards itself in a covalent molecule। इतना क्लियर है सर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आइसोलेटेड एटम है और वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को नहीं, शेयर इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसमें क्या है? एटम आइसोलेटेड नहीं है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का हिस्सा है, और उसमें वो किसको खींच रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इसके बाद क्या देखते हैं कि उस केस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बाद वैलेंस शेल में ऐड कर लिया जाता है टू फॉर्म नेगेटिव आयन, एनायन। इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बाद में वो एटम उसे अपने वैलेंस शेल में नहीं ऐड कर सकता है, हाँ अपने बस करीब ला सकता है। उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एनायन। इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अगर मैं दिखाना चाहूं यहाँ पर कि मेरे पास में दो एलिमेंट है, ए इसके बीच में एक बॉन्ड है, और दूसरा केस में बी और बी के बीच में बॉन्ड है, तीसरा केस में ए और बी के बीच में बॉन्ड है। हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ऑफ ए
कम है बी से, ए क्या है? तो हम लोग अगर इसमें देखें, दोनों ही एटम बराबरी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों के पास खींचने का पावर कम है। इस वाले केस में दोनों के पास खींचने का पावर ज्यादा है, तो दोनों केस में क्या हो गया सर? टग ऑफ वॉर का मैच हो गया। एक बार दो बच्चों ने खेला टग ऑफ वॉर का मैच, वो चीज कहीं पर नहीं हो गया। कौन? ए वाला केस में, और दूसरा केस में क्या हो गया? बड़ों के बीच का टग ऑफ वॉर का मैच। तो भी क्या हुआ? फोर्स आपस में इक्वल हो गया ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के हिसाब से, वो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन जब ये दो ऐसे एटम के बीच में जुड़ा हुआ है जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट है, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस पर, जहां पर खींचने का पावर ज्यादा, जहां पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज ज्यादा। मैंने यहाँ पर मान के रखा है कि बी में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर कि एक्चुअली में बी के पास जाने की वजह से इसके ऊपर में डेल्टा नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या होगा? इसके ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव आएगा। जिससे दूर जाएगा वहां पर थोड़ा पॉजिटिव, और जिसके करीब जाएगा वहां पर थोड़ा नेगेटिव। कंप्लीट यहाँ पर नेगेटिव आयन और कंप्लीट पॉजिटिव आयन नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? अब इसका वेरिएशन के बारे में हम लोग सोचेंगे। सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग पीरियड वाइज लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड वाइज लेफ्ट से राइट, साइज क्या होता है? छोटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी, तो हम लोग क्या कंक्लूड किए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा सर? क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इस बात को मेंशन कर देते हैं, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू क्या बाबू? हाँ, कॉम्पैक्ट साइज के अलावा भी मेन चीज क्या है? इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव साइज फैक्टर है, उससे ज्यादा फैक्टर क्या है? क्योंकि जेड इफेक्टिव ही क्या किया था? साइज छोटा किया था। ये तो हमारा की फैक्टर है। क्लियर है? यहाँ पर पीरियड में पिछले बार के जैसा किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिवाय आखिरी वाले के। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी में कौन मिलता है? नोबेल गैस। लेकिन नोबेल गैस ऑलरेडी कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, तो जब वो कोवैलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाता तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे कभी हम लोग? नहीं कहेंगे। तो एक वाहिद उसमें एक्सेप्शन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग किसी नोबेल गैस कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी बॉन्डिंग नहीं कर रहा होता है। बात समझ में आया? तो लेफ्ट से राइट सबसे कम किसका होगा? अल्कली मेटल्स का। हाईएस्ट किसका होगा सर? हैलोजेंस का। ये बात मेंशन कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये नोबेल गैस की फैमिली में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या था बाबू? रेडॉन और ओ जी। इसे हमने कैसे याद किया था बाबू लास्ट क्लास में? आईपीएल करवाए थे, बताओ। पूरा तो याद करना होगा ना सर। हीना, नीना और करीना क्रिकेट खेलने आई थी ना, 0 रन पर आउट ये कहा था। तो 0 कौन है? जेनॉन। रन मतलब के रेडॉन। आउट कौन है? ओजी। ठीक है। तो यहाँ पर नोबेल गैस में इकलौता ऐसा एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन कर सकता है वो है जेनॉन। क्या है सर? जेनॉन। और जेनॉन में ये हो पाने का टेंडेंसी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसका आईपी वैल्यू रिलेटिवली बाकियों से क्या होता है सर? कम। बाकी नोबेल गैस से क्या होता है? कम। लेकिन बावजूद इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बहुत हाई होगा किसी एलिमेंट का, तब सिर्फ उसके साथ में वो क्या कर सकता है? कंबाइन करता है। और वो कौन है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। यही वो दो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाबू मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ रही है? उसमें जो है सिर्फ जेनॉन एक्सेप्शन है।
अदरवाइज बाकियों के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, अल्कली मेटल हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी while halogens have क्या बोलेंगे सर, हाई कहना है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in their respective period, in their respective period। आइए डाउन द ग्रुप में बात करते हैं। यहां पर इन ग्रुप कहने का मतलब टॉप टू बॉटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है नया नया शेल आने की वजह से, तो वहां पर ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या है, कम है। हालांकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ा है लेकिन फिर भी शेल भी तो बढ़ा है, तो यहाँ पर साइज का इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। बात समझ में आया। हमारे पास में हमने देख रखा है कि हैलोजेन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अपने अपने पीरियड का। तो अब अपने अपने पीरियड से अगर सिर्फ उनकी ग्रुप के बारे में बात की जाए, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अपने अपने पीरियड का हीरो है इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अब इनमें अगर मैच होता है, अब ख्याल किसका होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता बाबू, घट रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर क्या मिल जाएगा, F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br एंड I। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम कंसीडर नहीं करते बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। ये अपने अपने ग्रुप का विलेन है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहेंगे तो इनका सबसे ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप फर्दर क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है। तो इनमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इस दो सीरीज से दो इंपॉर्टेंट लोगों को पकड़ना है हमें। वो इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं, वो इंपॉर्टेंट लोग हैं फ्लोरीन और सीजियम। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा जो नेगेटिव एलिमेंट है, और सीजियम पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये ज्यादा वालों की फैमिली में ये ज्यादा है और ये कम वालों की फैमिली में सबसे कम है। बात समझ में आया, लिख लीजिएगा। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Fluorine is most electronegative element of periodic table, while cesium is least electronegative और most electropositive। least electronegative को एक और चीज क्या कह सकते हैं हम लोग बाबू, most electropositive element of the periodic table। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सके। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके, अट्रैक्ट कर सके। बात समझ में आई सर, यहाँ तक कोई भी शक है सवाल। देखा ये गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर में एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन अब तक जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग मेजर करते हैं पॉलिंग स्केल में। वैसे टेम्परेचर को जैसे मेजर करते हैं ना हम लोग,
सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल है। पॉलिंग स्केल है, मोलिकेन स्केल है, और भी एक है ऑलरेड रॉस्को स्केल। इन सब का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। मेन कौन सा है? मोलिकेन स्केल, सॉरी हाँ पॉलिंग स्केल। क्या है बच्चा, इसको मेंशन कर दीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस बाय पॉलिंग स्केल। हाँ ये देख लीजिए सर, स्पेलिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पॉलिंग स्केल, इतना क्लियर है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है, ये हमें इस चैप्टर से ज़्यादा किसी और चैप्टर में काम देता है। ठीक है, तो ये काम क्या देता है वो आपको समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये कि हम लोगों को कुछ कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज को याद कर लेना होगा। जैसे कि सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ये बात हम लोग जान चुके हैं। और पॉलिंग स्केल में इसका वैल्यू होता है 4.0। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं तो घटने वाला है। तो यहाँ पर देखा गया ऑक्सीजन के लिए हाफ करके आप खत्म कर दो, कम कर दो। 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 एंड 1.0। बात समझ में आई? ये सेकेंड पीरियड में 0.2 करके 0.5 के हिसाब से कम होता है, बाकियों में 0.5 वाला ऑर्डर नहीं है। इसलिए डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हम लोग कि ये अगर लिथियम 1.0 है तो उसके बाद वाला सोडियम 0.5 और उसके बाद वाला पोटेशियम सीधा 0। ये ऐसा नहीं होता। अलग अलग ट्रेंड है, डिक्रीज तो करेगा लेकिन सेम मैग्नीट्यूड में डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इन लोगों का याद रख लीजिएगा। इसके अलावा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सर वैल्यू 3.1। अब इसको देखते हुए एक बात समझना है कि बाबू लेफ्ट से राइट क्या होता था, बढ़ रहा था, टॉप टू बॉटम घट रहा था। एक्सट्रीम कौन था हमारे पास में? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से कम यहाँ पर क्लोरीन भी है, फ्लोरीन से कम यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन ज्यादा क्लोज कौन है फ्लोरीन का? ऑक्सीजन। कितना है इसका वैल्यू? 3.5। इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं, जबकि नाइट्रोजन और क्लोरीन आपस में ऑलमोस्ट एक जैसा है, 3.0 और 3.1। इतना क्लियर है? बात करते हैं हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है बाबू 1.2। इसे आप याद रखिएगा, 1.2। अब देखो इसको यूज कहाँ करते हैं मेनली? इसे हम लोग यूज करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में आपने जान रखा है कि इनिशियली तो हम लोग दो टाइप के बॉन्ड्स को समझते हैं। वो दो टाइप का बॉन्ड कौन कौन सा था? कोवैलेंट और आयोनिक। तो अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तब वो क्या फॉर्म कर देगा? आयोनिक बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंस कम है तो कोवैलेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम और ऑक्सीजन के बीच में कुछ बॉन्डिंग हुआ, लिथियम ऑक्साइड बना, बताइए कि उसका नेचर क्या होगा? आयोनिक होगा। इसके अलावा अगर हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुआ, कोई कंपाउंड बना, नेचर क्या होगा? कोवैलेंट। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 0.4 का। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। कितना है हाइड्रोजन का? अगर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बना बॉन्ड क्या हो जाएगा? कोवैलेंट ही बनेगा। फॉस्फोरस के साथ में अगर सपोज करो तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, फॉस्फोरस नहीं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में, कोवैलेंट है, डिफरेंस कम है। जब डिफरेंस तकरीबन 2 के आसपास में आ जाता है, लगभग 2 का डिफरेंस,
तब वो क्या बनाता है सर? आयोनिक। बात समझ में आ रहा है? इसका एक एग्जैक्ट डेटा है, वो फिलहाल मेरे जहन में नहीं है, लेकिन आसपास है 2 के। 2 या 2 से ज़्यादा के अगर डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एटम के, देन दे विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। और उससे अगर कम है तो वो फॉर्म करेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही वो क्या होगा? नॉन पोलर और हायर कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड में भी आयोनिक कैरेक्टर चेक करते हैं, जिसको हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छे। और एक बात यहाँ पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम का कई बार अलग अलग कंपाउंड में डिफरेंट दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर SO3 एंड SO2, यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर कितना होगा सर? और इसके ऊपर +6। बताया ये जाता है कि जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बाबू, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके बारे में मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को? इसका मैंने लिखवाया क्या था एक डिफिनेशन आपको रिडॉक्स में। रिडॉक्स में कौन कौन थे ना? बताइए क्या बताया था मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज ए रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन एनी मॉलिक्यूल। तो फिलहाल के लिए मुझे इसके ऊपर चार्ज दिख नहीं रहा था, हमने मन की आंखों से देखा उसको। क्या दिखा आपको? +6 और +4। कंसीडर ये करना है कि सल्फर के न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन उतना ही होगा, प्लस चार्ज अगर आ रहा है मतलब इसने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके रखा है। अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया सर? जितना ज़्यादा होगा ON उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट कर रहे थे और चीज़ों को कहाँ लेकर आ गए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। अपना जो पहचाना हुआ चीज़ है उसके हिसाब से, है ना? स्टेटमेंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, electronegativity of atom of same element increases with increase in oxidation number, increases with increase in oxidation number। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉपी करने के बाद समझ में क्या आ रहा है कि सल्फर in SO3 is more electronegative than sulfur in SO2। बात समझ में आया? चलो इसी हिसाब से एक आप लोग बना के दिखाओ मुझे। K2MnO4 MnO2 एंड KMnO4, इन सभी में Mn में कौन सा Mn सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बताइए। ऐसा क्यों सर? +7 +6 +4 ये निकालना हमने सीख रखा है रिडॉक्स से। तो Mn इन KMnO4 इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिखो खुद से इसे। समझ में नहीं आया क्या बाबू तुम्हें? आया ना? तो फिर लिखें। डन।
पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा या 0 होगा या +1 होगा। अगर वो एलिमेंट्री स्टेट में तो क्या होगा 0, किसी भी कंपाउंड में जाएगा तो क्या होगा +1, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि पोटेशियम का ON जो है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ना। हमने तो जान ही के रखा है कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ON उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। और पोटेशियम कौन से ग्रुप में है सर? तो उसका मैक्सिमम ही क्या है? पहला वाला, फर्स्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मिनिमम क्या है? 0, जो कि उसका एलिमेंट्री स्टेट है। पोटेशियम कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, इसलिए कभी उसको माइनस नहीं बोल सकते। क्लियर है? इसके अलावा देखा ये जाता है कि अगर सेम एलिमेंट का कोई कटायन है और कोई अनायन है तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास में एक एलिमेंट है कोई भी A और उसी का एक कटायन है A+, कटायन है A-, तो इन सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होता है। रीजन क्या है? ये जो भी A है उसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कुछ वैल्यू होगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसके न्यूट्रल एटम से। अनायन में क्या देख रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन उसके मुकाबले में कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया सर? कम। यानी कि En क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं En के ऑर्डर को अगर दिखाना चाहेंगे तो E के पावर 2- सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज्यादा कौन? E के ऊपर में माइनस, उससे ज्यादा कौन? नॉर्मल न्यूट्रल वाला, फिर A के ऊपर में प्लस, फिर A के ऊपर में 2+ एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव। इस बात को मेंशन कर देंगे हम लोग। Electronegativity of ions increases. Electronegativity of ion increases with the increase in positive charge on it. With the increase in positive charge on it. एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बोलने का क्या मकसद हुआ सर? उल्टा कहानी है कि नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई सारे एलिमेंट में उनके स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। बताया जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर बॉन्डिंग से पहले वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके अपने एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने शेप को सिमिलर कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कई बार एक S और एक P आपस में इंटरमिक्स करता है, कहीं पर एक S 2 P इंटरमिक्स करता है। तो अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में S कैरेक्टर क्या होता है? डिफरेंट। S कैरेक्टर ही पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एक हाइब्रिडाइज्ड एटम में जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि S के पास में पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, मतलब उसको न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है। बात समझ में आई सर? लिखेंगे electronegativity of an atom. Electronegativity of an atom at different hybridization. At नहीं लिखो, with different hybridization. With different hybridization state increases with increase in
एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। आइए देखते हैं सर, मेनली ये चीज हम लोग कंसीडर करते हैं कार्बन फैमिली के लिए, ठीक है ना। तो कार्बन अगर हमारे पास में sp3 है, कार्बन हमारे पास में sp2 है और कार्बन हमारे पास में sp है, तो आपको पता ही होगा कि sp में 50% s कैरेक्टर है, sp2 में 33.3% s कैरेक्टर है और यहाँ कितने हैं सर 25%। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन में s कितना है, सबसे ज्यादा कहाँ है सर s कैरेक्टर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन सा हो जाएगा, sp वाला कार्बन हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में ऑर्डर जो होगा वो सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेनली यूज करते हैं कई सारे अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए। आपने इसे देखो देखा ही होगा, इसका नाम क्या है सर, क्या, इथिलीन नहीं सर, इथाइन IUPAC नेम के हिसाब से, एसिटाइलिन कॉमन नेम के हिसाब से। वैसे तो हम जितने भी एसिड देखते हैं नॉर्मल एसिड, उसमें हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन का 2.5 है, डिफरेंस बहुत कम ही है। लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से कार्बन के अपने फैमिली में वो सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा, वही इस बॉन्ड को क्या बना देगा, पोलर बॉन्ड। पोलर समझते हो ना, मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि A के ऊपर में पार्शियल प्लस और इसके ऊपर में पार्शियल माइनस, ये पोलैरिटी क्रिएट करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, पोलैरिटी उतना बढ़ेगा। हालांकि नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन का जितना होता है पोलैरिटी उसके मुकाबले में कम है, लेकिन स्टिल कुछ देर पहले हमने कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन क्या बनाएगा, नॉन पोलर। अभी यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा क्या पोलर, थोड़ा सा पोलर होने की वजह से ही ये अपना H+ रिलीज कर सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस एसिटाइलिन के पास में एसिडिक हाइड्रोजन है। ये बात ऑर्गेनिक के लिए है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आया। लेकिन यही वाला काम अगर मैं कहता हूं नॉर्मल इथेन के साथ से, नॉर्मल इथेन के साथ में यहाँ पर sp3 कार्बन और नॉर्मल हाइड्रोजन, इसमें sp3 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन का, हाइड्रोजन के साथ में उसका डिफरेंस ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर। वो भी CH बॉन्ड मगर पोलर, ये CH बॉन्ड मगर नॉन पोलर। फर्क किसका है, एक ही कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग जगह में क्या है, डिफरेंट है। बात समझ में आया। तो मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, वो ऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल होगा, इसके अलावा बॉन्डिंग में भी इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। देख लीजिए, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in such cases is used to explain acidic behavior of acetylene, acidic behavior of acetylene, ठीक है। is used to explain acidic behavior of acidic behavior of acetylene। एसिटाइलिन कौन है सर, ये H इसके पास में क्या है, एसिडिक है। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा किसी भी एसिड को अगर एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाएंगे वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस। इस वाले एसिटाइलिन को अगर हम लोग सोडियम से ट्रीट करवाते हैं सर, सोडियम एक वन ऑफ द एक्टिव मेटल होता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा इस तरह का एक कंपाउंड जो कि अपने आप में क्या है, आयोनिक, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा सर, रिमूव।
बैलेंसिंग करने के लिए 2 बार दिखा सकते हैं। बात समझ में आया? और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 2 बार। इसे कहते हैं सोडियम एसिटाइलाइड। इस चीज को आप लोग ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। लिखें नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहली बात तो ये कि ऑक्साइड होते क्या है। ऑक्साइड किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ बनने वाले बाइनरी कंपाउंड होते हैं, जहां पर से 2 ही लोग होंगे। लोग कहने का मतलब 2 ही तरह के एलिमेंट होंगे, एक ऑक्सीजन, दूसरा कोई सा भी एक एलिमेंट। कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग मुझको? क्या? K2O, L2O3, ZNO, CO2, SO2, SO3 और भी बहुत सारे हैं। तो ऑक्साइड्स के बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड of an element. Oxides are binary compound of an element with oxygen। ठीक है ना? बाइनरी कहने का मतलब क्या है सर? 2 एलिमेंट रहेगा, इसमें से खुद एक कौन होगा और दूसरा कोई सा भी हो सकता है। हमारे पास में जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम लोग 4 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहले का नाम है सर एसिडिक ऑक्साइड। फर्स्ट वन इज एसिडिक ऑक्साइड्स। ये एसिडिक ऑक्साइड जो है वो दरअसल नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल एंड मेटल, इसका डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। नॉन मेटल ये है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं बल्कि उल्टा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, गेन कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में कौन होते हैं? सबके सब मेटल्स होते हैं। और इन मेटल्स का मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट कम होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है सर? इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे पास में क्या है? एसिडिक है। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा ClO2, P2O5, P2O3 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है सर? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है। इन्हें एसिडिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी भी इन ऑक्साइड्स के एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्म किया जाता है, दे लिबरेट H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक को पिक करके देखते हैं सर। सपोज हमारे पास में है SO2, SO3 लेते हैं चलो, और इसमें मैंने क्या मिक्स कर दिया सर? वाटर। पानी में इस गैस को डिसॉल्व करवाने पर ये फॉर्म करेगा H2SO4। इसके साथ में और भी चीजें फॉर्म होती है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। फिलहाल मैंने एक ही दिखाया। तो ये H2SO4 आपको अच्छे से पता है कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करके रहता है? 2H+ एक्वस एंड SO4 2- एक्वस। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिबरेट H+ इन देयर मीडियम, सो इट इज व्हाट? एसिडिक। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ यही क्यों? अगर हम सपोज करो पिक करते हैं CO2, CO2 जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है?
गैस होता है। इसको जब पानी में ही हम लोग डिजोल्व कर देंगे तो ये क्या बना देगा, H2CO3, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा सर, एक्वस सॉल्यूशन। इस H2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन ये प्रोड्यूस करता है 2H प्लस ऑफ एक्वस एंड CO3 2 माइनस ऑफ एक्वस। अगेन क्या हुआ है, H प्लस। ये जो H2CO3 है इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक में, जो ड्रिंक हम लोग आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक समझ के पी रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जितने भी सोडा वाटर होते हैं सब में क्या मिलेगा मुझको, ये वाला एसिड। ये एसिड वीक एसिड है, इस वजह से हार्मफुल बहुत ज्यादा नहीं है। बात समझ में आया। दूसरा टाइप हमारे पास में क्या होगा सर, सेकेंड टाइप इज बेसिक ऑक्साइड्स। बोलिए। इतना ध्यान में रखना होगा सर कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। हमें अगर ये पहचानने को आया कि कौन सा स्टेट में सबके सब एसिडिक है, आपको एकदम सिंपल तो नहीं दिया जाएगा कि एक एक करके दिया हुआ है पहचानने को बोला है कौन एसिडिक कौन सा बेसिक। अक्सर 3-4 ऑक्साइड को मिक्स करके दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि बताइए किसमें सारे के सारे एसिडिक हैं, तो आपको ढूंढना है ये कि सब जो है वो नॉन मेटल है कि नहीं, सब क्या होना चाहिए, तब वो क्या सबके सब एसिडिक। और उसी भीड़ में कहीं पर Li2O मिल गया तो मतलब कि वो अकेला क्या है, बेसिक, अब बाकी क्या हो जाएंगे वहां पर एसिडिक। सवाल ऐसे भी हम फॉर्म कर सकते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें चारों तरह का ऑक्साइड हम डाल दें। 4 तरह का होता कौन कौन सा है सर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। तो हमें ये पहचान के रखना है कि जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनके ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे सर, बेसिक, और रिएक्टिव नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, एसिडिक। इसमें क्या नाम है, बोरोन के ऑक्साइड भी आते हैं सर, याद रखिएगा। बोरोन का ऑक्साइड भी क्या है, एसिडिक है। आइए बेसिक में आते हैं। क्वेश्चन जिस समय हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, उस समय देखेंगे कैसे पहचान करना है इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या है, वो भी एक्टिव नॉन मेटल्स के, और मेटल्स के ऑक्साइड क्या होने वाले हैं, बेसिक, खास करके एक्टिव मेटल्स के। यानी कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, बहुत ही हाईली एक्टिव मेटल है, जबकि हमारे पास में गोल्ड या कॉपर या जिंक उसके मुकाबले में क्या है, कम एक्टिव मेटल्स है। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या बाबू, मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सारे मैंने क्या कर रखे हैं, अल्कली मेटल के ऑक्साइड को यहाँ पर लिख दिए हैं। अल्कली मेटल अपने आप में क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, MgO, CaO, SrO, BaO एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, बेसिक है। ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये अपने एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें से भी किसी एक को पानी में डुबा के देखते हैं क्या बोलता है। बोलो, पानी में डुबाएंगे वो खुद बोलेगा कि मैं अल्कली हूँ। और देखो, चलो मैंने Na2O को पानी में क्या किया सर, डिसॉल्व करवाया। ये बाबू आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी इन जनरल वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा होता है। आयोनिक और पोलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, फौरन डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद क्या फॉर्म करेगा सर, NaOH। बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर दिया मैंने, 2। अपने एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या फॉर्म करने वाले हैं सर, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। ये वाला आयन कौन सा है, बेसिक आयन का पहचान अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल।
यही काम कैल्शियम ऑक्साइड भी करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी करेगा। इतनी बात समझ में आई। नंबर 3 लिख देते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसके बारे में एक सेंटेंस लिख लीजिएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनमें एसिडिक का भी प्रॉपर्टी है और बेस का भी प्रॉपर्टी है, दोनों है। वो ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। लिख लीजिए, दिस काइंड ऑफ ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ acid as well as base to form salt and water, हमने जान रखा है कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट वाटर। एसिड से रिएक्शन करके अगर इस तरह का ऑक्साइड सॉल्ट वाटर बनाता है, यानी कि इस केस में ये ऑक्साइड बेस के जैसा बिहेव किया और किसी अल्कली या बेस के साथ में मिलकर ये सॉल्ट वाटर बनाया, मतलब उस केस में उसने एसिड के जैसे बिहेव किया। तो ये आम तौर पर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स हैं। एक्टिव मेटल के ऑक्साइड क्या थे हमारे पास में? एक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स क्या थे? बेसिक। और ये रिलेटिवली कम एक्टिव मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? ये भी मेटल है मगर कम एक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं। दो लोगों को आप लोग जानते हो मिनिमम, A2O3 एंड BeO। अच्छा, तीसरा भी जानते हो, ZnO। आइए 5-6 लोग इसके फैमिली में, क्या V2O5, बी देख के समझ में आ चुका है V2O5। आगे यहाँ लिख देते हैं PbO2 और PbO। ये सारे के सारे ऑक्साइड हमारे पास में क्या है? एम्फोटेरिक। कितने नए लोगों से मुलाकात हुआ देखो तो, V2O5, Cr2O3, MnO, SnO, Pb का 2 अलग अलग ऑक्साइड है। तो ये एक्चुअली में कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड है सर? ये सारे के सारे इन जनरल ट्रांजिशन वाले ही है। इस में ये है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कौन सा इसके बाद में? SN PbO, PbO2 और साथ में कौन था? इसको लाइन से याद रखिएगा, ठीक है। लाइन से याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज अगर डायरेक्टली देख के होता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें सवाल ऐसा आ ही सकता है कि इनमें से चारों सामान दे दिया जाएगा, बोला जाएगा ऐसा बताइए सेट जहाँ पर सबके सब क्या है? एम्फोटेरिक। या हर सेट में जो है इनमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, बोलेगा बताइए कहाँ पर इकलौता एम्फोटेरिक है। तो क्वेश्चन के फॉर्मेशन में वैरायटीज बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारे पास में सेम ही रहना है। तो इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मालूम हुआ हमने देखा PbO और सोचा अरे ये तो मेटल है, Pb बेसिक होगा, फिर फंस जाएंगे। सारे के सारे देखो मेटल ही है, सब क्या है? मेटल है, ठीक है। याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं। एक आदमी के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो थोड़ा सा मतलब कि नया नया अमीर हुआ है, ठीक है। और उसने सीधा वर्ना गाड़ी ले ली है। वर्ना गाड़ी देखे हो ना, हुंडई वर्ना, एक अच्छा सा कार है, मतलब कि वो बेसिक लेवल में लग्जरी कार है। तो वो सीधा अपने आप को रईस समझने लगा, तो अपने आप को जनाब आली समझने लगा, ठीक है ना।
तो रास्ता में किसी से अगर हल्का फुल्का टक्कर वक्कर हो जाए तो फिर तो गुस्सा हो जाएगा, मेरी नई गाड़ी बर्बाद कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, वर्णाकार में नया नया देखो गाड़ी दिया था उसने, वर्णाकार में जनाब आली सनक पड़े बे मिला देते हैं, गुस्सा में आ गया ना, गुस्सा आ गया उसको इंसान को। वर्णाकार में जनाब आली सनक पड़े मतलब वो सनकी हुई है, गुस्सा आ गया उसको, कुछ क्या कर दिया, हल्का सा स्क्रैच लगा दिया नया नया गाड़ी में। ये वाला सेंटेंस लिख के रखो। ये किसको डिनोट कर रहा है बाबू, डिनोट कर रहा है वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Zn, एल्यूमिनियम, Sn, Pb और Be, इन सब एलिमेंट के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। याद रखिएगा, वर्णाकारी, वो भी नया नया अमीर लग्जरी गाड़ी लेके निकला था, कोई बाइक वाला आके ठोक दिया। सनक मतलब गुस्सा, और क्या, सनक सनक पड़े, और थोड़ा सा वहां पर रफ लैंग्वेज भी आ गई गुस्सा में, बे, ठीक है। वरना गाड़ी में जनाब आली सनक पड़े हुए, ये सारे क्या है हमारे पास में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी एक होते हैं हमारे पास में कैटेगरी, जो ना एसिड से रिएक्ट करते हैं ना ही बेस से रिएक्ट करते हैं। मगर इनमें क्या कहानी है, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये काम करता है बाबू। और देखो, इनमें से सपोज मैंने पिक कर लिया बेरिलियम, तो बेरिलियम के ऑक्साइड को अगर HCl से रिएक्शन करेंगे, इस समय वो कैसे बिहेव करेगा, बेस के जैसा। और अगर बेरिलियम के ऑक्साइड को हम लोग एक बार NaOH से रिएक्शन करेंगे, हम लोग अच्छे से जानते हैं NaOH क्या है हमारे पास में, बेस है, उस समय वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड के जैसा। दोनों ही केस में क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में क्या क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर बैलेंस करने के लिए मैंने ये कर दिया। देख लीजिए बाबू, बेरिलियम क्लोराइड सॉल्ट, इसके बगल में क्या लिख देंगे, कौन सा प्रॉपर्टी शो किया इसने, बेसिक प्रॉपर्टी शो किया। यहां पर अगर रिएक्शन करेंगे, ये क्या हो रहा है बार बार, Na2BeO2, सोडियम बेरिलेट बोलते हैं उसको, सोडियम बेरिलेट, सोडियम नॉट वेरी लेट, इट इज वेरी लेट, ठीक है। इतना बात समझ में आया। यही वाला चीज तकरीबन सारा ही काम करेगा कि जब कभी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो बेस की जैसे बिहेव करेगा, और बेस से रिएक्शन किया तो एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इसका ट्रिक आप लोगों ने लिख रखा है, वरना गाड़ी में जनाब आली सनक पड़े हुए। आइए अब बात करते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में हमारे पास में क्या होगा सर, न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि जो पानी में मिलने के बाद ना एसिड बनाए ना बेस बनाए, ना एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से रिएक्शन करे। इसका बहुत ही सिंपल सा हमारे पास रिएक्शन है, ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और NO। इसके अलावा क्या है हमारे पास में, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बात समझ में आया, इन तीन को याद रखिएगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है मेनली, एक तो मेटालिक नॉन मेटालिक हो चुका है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग करना है हाइड्राइड्स का, और इसके अलावा नॉर्मल एलिमेंट्स का कौन कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कितना रिड्यूसिंग है। इसके अलावा हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन के पोजीशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन कैसे आ सकता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को डील करेंगे, सारा बात फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में रिवीजन।
लेकिन रेगुलर बेसिस पे जब क्लास में आप लोग आए, प्रीवियस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आए, पढ़ करके आए। क्लियर है? किसी को कुछ भी पूछना है, कोई सारे सवाल आज की क्लास के लिए करके? आज सब डाउट नहीं है? तुम्हारा रिमेनिंग डाउट था, ठीक है, चेक करेंगे अभी। N3H, अच्छा N3H, हाँ अच्छा याद आया। N3H हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। H के साथ में N, और ये N यहाँ पे कितनी बार है सर? 3 बार। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3। तो ये एक बॉन्ड यहाँ बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ बनाता है, और बाकी का 2 बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है? इधर। नाइट्रोजन के पास में पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है, क्योंकि खुद N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर एवरेज ओवन कितना निकालते हैं? N का, इसका एवरेज ओवन होता है -1/3, क्योंकि +1 किसका है? हाइड्रोजन का, तो -1 पूरा किसके ऊपर होगा? 3 के ऊपर होगा। लेकिन फैक्ट क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये +1 और ये -1, ये और ये कितना होता है यहाँ पर? 0 में होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है, मैंने कहा था इसी वाले केस में एक लौटा ऐसा केस है जहाँ पर सेम एलिमेंट का बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होगा, उसमें नेगेटिव डाल देना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, मगर इसका मीनिंग क्या होगा? आपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ सेंड कर दिया, अपने आप नेगेटिव हो गया, बात तो फिर वही हो गया। कर सकते हैं, ठीक है। क्लास ओवर, यू गाइस मे गो। क्या बाबू? हाँ, बैलेंसिंग वाला भी बना के भेजना पड़ेगा मुझे, मैं बनाऊंगा उसका बैलेंसिंग वाला, 2-3 बैलेंसिंग करके दे दूंगा, और उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है।